नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और विद टेलीग्राम के साथ आप परीक्षा चयन करके आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले लेक्चर्स और आने वाली वीडियो के जो शेड्यूल है, जो भी आप थंबनेल वगैरह है, आप वहां पे देख सकते हैं। और जो लेक्चर हो चुके हैं वो वहीं पे डाले जाते हैं, तो इसलिए आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और खैर हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप पॉलिटी के अब तक के चैप्टर और हिस्ट्री के अब तक के चैप्टर सारे देख सकते हैं। तो प्लीज फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। चलिए, और सजेशंस भी देना ना भूलें सभी। तो हम बात करते हैं पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी को आज आगे बढ़ाते हुए, यानी कल जहां तक हमने महसूस किया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लगभग समाप्त कर लिया था, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और रह गए थे हमारे संवैधानिक संशोधन, तो उनको आज पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की यात्रा इसमें करेंगे, यदि लेकिन समय सीमा के निर्धारित तरीके से। ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से खिंचाई कर रहे हैं चैप्टर की कोई खिंचाई नहीं हो रही है, तरीके से काम हो रहा है। यानी जिन्होंने अपना 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जो टारगेट बना रखा है, जो गोल बना रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनको पढ़ने का सही समय और रिवीजन करने का सही समय, एक वक्त मिलेगा, एक रणनीति मिलेगी यहां से। तो वक्त और रणनीति के साथ आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टारगेट, आने वाले गोल जो है आपका एग्जाम का, जो भी एग्जाम आपके हो सकते हैं, तो उनसे आपको बहुत सहूलियत और बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, यानी एक होता है कि आप जब रिवीजन नहीं करते हैं और एक कंटेंट को पूरा तैयार नहीं करते हैं तो अलग से एक बेचैनी बढ़ जाती है, और वो बेचैनी एग्जाम हॉल में साफ दिखाई देती है। कभी हाथ कांपते हैं तो कभी पैर कांपता है, क्योंकि हम इन चीजों से गुजरे हैं। तो हमें ये पता है कि ये महसूस होता है, कभी कभी ये रियलाइज होता है कि जिस समय जैसे होता है, देखो हम इंसान हैं और इंसानी गलतियों का पुतला होता है, उससे गलतियां होती हैं, लेकिन जो इंसान जानबूझ के गलती करे वहां से दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सही वक्त हो, सही रणनीति हो, तो हमें किसी भी चीज को भेदने में कोई वक्त नहीं लगेगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। इंडियन पॉलिटी और भारतीय प्रशासन और राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक संशोधन की आगे की यात्रा पूरी करते हैं, और इस यात्रा को कहां तक ले जाना है यह हम तय करेंगे, यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग तय। एग्जाम तय करेगा कि एग्जाम को कहां तक ले जाना है। देखो, कोई भी चैप्टर कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, ये टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना कराता है, कितना नहीं कराता। लेकिन मैं जनरली जितने भी संस्थाएं हैं हमारे भारत में, एसएससी सीजीएल को लेके मुझे एक कंप्लेंट हमेशा सुनाई देती है, क्योंकि मैं ये बच्चों से सुनता हूं, तो इसलिए मैं आपसे कह देता हूं। मैंने कंप्लेंट हमेशा ये सुनी है कि एसएससी सीजीएल को लेके जो संस्थाएं हैं, वहां पे जो टीचर हैं, जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं पॉलिटी में जीके की बात करूंगा, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग को इतने अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका एक अध्यापक नहीं हूं, ठीक है, तो ना ही मैं उसका स्टूडेंट रहा हूं। तो इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को जो जीएस और जीके पढ़ाई जाती है, वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ाई जाती है। यानी मैं मानता हूं कि कमीशन उसी तरीके का क्वेश्चन देगा आपको। आप एसएससी वाले बच्चे हैं तो ध्यान से एक बात सुनना, ये आपको सुनने के लायक बहुत अच्छी चीज है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे कि अभी एसएससी वाले बच्चों की बात करें, जो वो जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन कोर्स उन्होंने ले रखा है, तो मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि पोडियम पर जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है मेरे अलावा वो सारे बेकार हैं, वो बहुत सारे अनुभवी हैं, योग्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं इज्जत के साथ कहता हूं कि उनमें नॉलेज है। लेकिन मैं उन टीचरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि एसएससी वाले बच्चों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि कमीशन जैसे क्वेश्चन देगा वैसे ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, मानता हूं कि आप प्रैक्टिस के दौरान, मैं सभी अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस के दौरान आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कराइए जो कमीशन ने पूछे हैं, और कमीशन में आने वाले जो क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर कराइए, और फैक्ट टू फैक्ट कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ाने के दौरान आप बच्चों को सारी चीज बताइए, क्योंकि क्या होता है, कल एक बच्चे ने बोला कि सर मुझसे उसकी मुलाकात हुई, तो उसने मुझसे बोला, जहां मैं रहता हूं वहां पे एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर एसएससी में पॉलिटी का हमारे यहाँ पे, मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं अध्यापक का नाम लूंगा, तो उस संस्था में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको पॉलिटी,
वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर जब उसको पढ़ाई गई नेहरू रिपोर्ट के बारे में, सॉरी इतिहास पढ़ाया जा रहा था और इतिहास में नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में के दौरान जब उनको पढ़ाया गया तो केवल फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाया गया। और सबसे बड़ी बात है उसमें लास्ट में जाके ये लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू से नाराज थे। अब नाराज क्यों थे, कैसे थे, उनका रिवेंज कैसे पूरा हुआ, ये सारी चीजें बच्चे को बतानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एसएससी का बच्चा है, सीजीएल का बच्चा है, तो आप वहां से बस इतना ही बताओ कि उसके दिमाग में फिर सस्पेंस रह जाता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए चलिए खैर कोई नहीं, तो बस मेरी ये सुझाव था सभी अध्यापकों को जो एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि प्लीज थोड़ा आगे पीछे का भी जरूर बता दें, क्योंकि आप में नॉलेज तो है, आप में ज्ञान तो है, लेकिन वो उस नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और इसलिए बच्चे इस आदि नॉलेज और आधे ज्ञान की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको फिर घर आके किताबें खंगालनी पड़ती हैं, बहुत सारे नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके उनका डाउट क्लियर होता है। यदि बच्चे को सेल्फ ही करना होता तो वो संस्था में जाके फिर टीचर से पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। मैं तो सीधी बात जानता हूं, यदि कोई बच्चा मुझसे पढ़ने आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरे नॉलेज से सेटिस्फाई करके भेजूंगा, चाहे कमीशन क्वेश्चन कैसा भी पूछे, ठीक है। यानी हमें तैयारी करनी है किसकी, महाभारत की, तो हमें छोटे छोटे युद्ध बहुत छोटे लगते हैं और उनको जल्दी से जीत जाते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी करनी है महाभारत की, तो फिर तो छोटे छोटे युद्ध जो हैं वो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। चलिए इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए मैं जहां तक हमने संवैधानिक संशोधन को किया था वहां से आगे की यात्रा हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की बात कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हमने शायद कल पंचायती राज और नगर पालिकाओं के गठन की बात कर ली थी, और नगर पालिका को जो गठन था जिसे आप अर्बन बॉडी कहते हैं, क्योंकि आज मैं ये बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि बच्चे आप राज्यों में जिस जिले में रहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट जानते हो डिस्ट्रिक्ट क्या चीज होती है, यानी राज्य में जो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होता है वो डिस्ट्रिक्ट होती है। तो आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में आपने एक चीज देखी होगी कि कभी कभी आपने म्यूनिसिपलिटीज का नाम सुना होगा, जिसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली में काम करता है एमसीडी, तो एमसीडी की फुल फॉर्म है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही अपने अपने जिले में आप जाइए और वहां पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसे जैसे म्यूनिसिपलिटीज के नाम देखिए कि आपके जिले में कौन सी यूनिट काम कर रही है, नगर निगम काम कर रही है, नगर परिषद काम कर रही है, या नगर पालिका काम कर रही है। अब जैसे ही आप जिले से और अंदर जाते हैं गांव की तरफ, तो गांव में आपने सुना होगा कि पंचायतों का नाम सुना होगा, और पंचायत एक सीरीज भी आई थी, आप सभी को पता है, जिसका सीजन 2 भी रिलीज हो गया है। तो पंचायत नाम की जो सीरीज है ये गांव के डेवलपमेंट, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव की फैसिलिटी के बारे में बात करता है। तो पंचायतों का काम होता है गांव के प्रशासन को संभालना, गांव की लोगों की देखभाल करना, उनकी सुविधाओं की देखभाल करना, उनके जीवन यापन में काम आने वाली सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, बेसिक नीड्स को पूरा करना। तो ये सारी चीजें पंचायत देखता है। लेकिन जैसे ही आप गांव से निकलकर बाहर आते हैं, जिले की तरफ आते हैं, थोड़े शहर की तरफ आते हैं, तो वहां पर म्यूनिसिपलिटीज इन कामों को करता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स को देखना, शहर की सफाई कराना, शहर की सजावट करना, ठीक है, शहर में कोई मेंटेनेंस का काम है वो कर देना, शहर की कोई सड़क टूट गई है तो म्यूनिसिपलिटीज की जिम्मेदारी होती है। ये सारे काम, नालियों की सफाई कराना, ये सारे काम म्यूनिसिपलिटीज देखता है, जैसे पानी की व्यवस्था देखना। तो ये सारे काम म्यूनिसिपलिटीज के होते हैं, और म्यूनिसिपलिटीज का गठन, उसको संवैधानिक दर्जा जो संविधान में मिला था वो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मिला था, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया था पंचायतों का गठन। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 कहता है, लेकिन 1992 के बाद एक और हमने कराया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2014, ये कराया था मैंने। और 99 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय एक एनजेएसी नाम का बिल पास किया गया था। एनजेएसी का मतलब होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये कहता है कि जो भी न्यायपालिकाएं हैं उनके कार्य और उनकी नियुक्तियों से संबंधित कार्य अब से
एनजेएसी देखेगा। लेकिन जब इसकी न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसका जुडिशियल रिव्यू किया, जो संसद से ये एनजेएसी नाम का जो बिल पारित हुआ था उसका रिव्यू करने के बाद इसको असंवैधानिक ठहरा दिया। क्यों ठहरा दिया? क्योंकि यह कार्यपालिका को न्यायपालिका में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था। और जबकि हमारे संविधान में यह बताया गया है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत रहेगी, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं एनजेएसी द्वारा ठेस पहुंच रही थी और संविधान का मूल ढांचा डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में संसद के द्वारा पारित 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के बिल को, कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया और कहा कि यह भारत में लागू नहीं हो सकता। और हवाला क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करता है, उसकी छेड़छाड़ करता है। चलिए, तो इस प्रकार से 99 भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद आता है 99 के बाद आता है 101वां संवैधानिक संशोधन। क्या आता है? 101वां संवैधानिक संशोधन। चलिए, कुछ बच्चे मन में लेके बैठे हैं कि सर 100वां संवैधानिक संशोधन कौन सा था? यदि मैं सेंचुरी की बात करता हूं तो बच्चों देखो, 100वां जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जो लगभग 2015 के आसपास आया था ये, तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि यह जो संशोधन था इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस संशोधन में क्या हुआ था, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सर 100वां तो बताइए, 100वां क्या था? क्योंकि जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी मारता है तो हमेशा 100 पे मारता है, ठीक है? हाफ सेंचुरी मारेगा तो 50 पे मारेगा, यानी कुल मिला के सेंचुरी का जो एक नंबर है 100वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 ये कहता है कि यह संशोधन संसद से जब पारित किया गया इस बिल को, तो इस बिल में यह था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा समझौता होता है, ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको बढ़ाकर आने वाले और 26 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसे कहते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो इसमें क्या किया गया कि भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच LBA, और LBA को कहा जाता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसे कहते हैं भूमि सीमा समझौता, भूमि सीमा समझौता। यानी भूमि सीमा समझौता किया गया था, तो आप लिख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। तो बच्चों, यह था हमारा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। लेकिन एक बात और कही जाती है कि 101वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, देखिए, एक आता है 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। अच्छा, 101वां 2016 जो अमेंडमेंट है ये क्या कहता है? देखो, क्या हुआ था कि लगभग 2016 में, इसको 2016 कहा जाता है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, यानी 2016 में एक संसद ने एक बिल पेश किया और वो भी लोकसभा में पेश हुआ। यानी लोकसभा में, जब संसद की लोकसभा के लोअर हाउस में, लोकसभा में जब 2016 में 101वां संवैधानिक संशोधन बिल जब पेश किया गया, तो उसमें भारत में जितने भी टैक्स चलते थे, भारत में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन सब को हटाया गया और वहां पे एक जीएसटी नाम का टैक्स लागू किया गया। तो जीएसटी नाम का जो टैक्स था वो 101वां संवैधानिक संशोधन बिल में डाला गया था, ठीक है। यानी हमारे भारत में जितने भी छोटे छोटे टैक्स थे उन सबको खत्म किया और एक टैक्स का नाम रख दिया जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है ग्रॉस सर्विस टैक्स, ठीक है। सकल घरेलू जो उत्पादों पर जो टैक्स लगता है वो जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है।
जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आज सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो जीएसटी नाम का जो टैक्स होता है बच्चों, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे कि आप डायरेक्ट सरकार को टैक्स नहीं देते। इसका इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं और आपने मान लो मिल्क का पैकेट खरीदा, मिल्क का पैकेट, तो मिल्क का पैकेट करीबन करीबन आ जाता है 25 रुपए का, 28 रुपए का, तो चलो 30 रुपए का आ जाता है। तो 30 रुपए का जो मिल्क प्रोडक्ट आपने परचेस किया है दुकानदार से, तो उस दुकानदार ने आपको जीएसटी के साथ 30 रुपए बताए। क्या बताए? जीएसटी के साथ उसने बताया 30 रुपए का है सर। तो आपने उसको 30 रुपए पे किए और उस दूध के पैकेट को आप घर ले आए। तो कुल मिला के ये है कि जब आपने शॉपकीपर को 30 रुपए अदा किए हैं, 30 रुपए उसको दे दिए मिल्क के प्रोडक्ट के बदले, जिसकी कीमत 30 रुपए थी, तो उसकी कीमत एक्चुअली में 30 रुपए नहीं थी। उस मिल्क प्रोडक्ट की कीमत हो सकती है 28 रुपए, 27 रुपए। तो उस पर 3 से 3.5 रुपए का जीएसटी लगा है। क्या लगा है? 3 से 3.5 रुपए का जीएसटी लगा है। तो कुल मिला के एक मिल्क के प्रोडक्ट पर 2 से 2.5 रुपए का जीएसटी लग जाता है, जिससे वो 28 रुपए का था, लेकिन आपने दुकानदार को दिए 30 रुपए। यानी आप दुकानदार से ये कहना चाहते हो कि आप जो डेयरी का प्रोडक्ट लाए हो, जो आप मिल्क प्रोडक्ट लाए हो 30 रुपए का, यानी 2 रुपए जीएसटी सरकार के हैं। यानी आपने सरकार को नहीं दिया, लेकिन आपने जीएसटी की कीमत को अदा कर दिया दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार भी कहीं से लाया होगा तो वो भी जीएसटी के पैसे देकर आया होगा, तो इसलिए वो भी आपसे जीएसटी के पैसे ले रहा है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप बिस्किट का पैकेट लाते हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है, तो अब क्या होता है, इस पर कोई अलग अलग टैक्स नहीं है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे कोई मशीन है, चाहे कोई प्रोडक्ट है, चाहे घर का कोई राशन है, कुछ भी लाते हैं आप, चाहे 1 रुपए की टॉफी ही लाते हैं आप, उस पर भी आपको जीएसटी कट करवाना पड़ता है। लेकिन दुकानदार आपसे पूरी कीमत वसूल करता है विद जीएसटी के साथ। तो इसलिए हमारे भारत में जितने भी टैक्स थे उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सों को हटाया गया और एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स रखा गया, एक ही, जिसका नाम है जीएसटी, ग्रॉस सर्विस टैक्स। इसे एक इनडायरेक्ट टैक्स का मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज आप, आज मैं भी क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारे भारत की इकोनॉमी में 2 प्रकार के टैक्स काम करते हैं। एक काम करता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक काम करता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स। जैसे आप सरकारी नौकरी पर जब जाओगे या आप कोई बिजनेस करोगे या आपकी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में इनकम इतनी है कि आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, आईटीआर देना पड़ेगा। तो आईटीआर के वक्त क्या होता है, उसमें आपकी पर एनम इनकम होती है। जैसे आज क्या है, आज ये है कि भाई मान लो जिसकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो वो करीबन 20% 10% देगा। 2 लाख का 10% कितना होता है आप निकाल लेना, इतने पैसे वो इनकम टैक्स में जमा कराएगा। तो जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी ये सीधा पैसा सरकार को जाता है, सीधा सरकार को। आप आईटीआर की फाइल रिटर्न करते हो और आईटीआर भरते वक्त, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आप सीधे सरकार को अपना पैसा भेज देते हो। ठीक है, तो 2 लाख का 20,000 आप अभी सरकार को भेज दोगे। तो इसलिए 101वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक 2016 था, तो इसे लिखेंगे, पहली बात तो क्या आप लिख सकते हैं कि इसे संसद के लोकसभा में, इसे संसद के लोकसभा में 2016 में पेश किया गया, 2016 में पेश किया गया। ओके, और उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह थी कि यह, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि यदि हमारा भारत पूरा एक है, भारत एक ही तो है, कोई टूटा हुआ थोड़ी है, तो हमारा भारत यदि एक है तो उसमें एक ही प्रकार का कर होना चाहिए। एक देश एक कर, एक देश एक चुनाव। आपने कभी कभी आजकल डायलॉग सुन रहे होंगे, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, ये कुछ राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार हमेशा देश को एक रखना चाहती है, हमेशा ये हुआ है। और ऐसा ही नहीं है कि भारत के राष्ट्रवादी नीतियों के नेता ही हुए, बल्कि पूरे विश्व में ऐसे कई सारे नेता हुए जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हुए। उन्होंने हमेशा अपने देश को एक करने के लिए हमेशा दूसरे विश्व के देशों पर हमले किए हैं, उनको बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको तोड़ने की कोशिश की है। कोई भी हो, चाहे
ठीक है, जैसे कि आप हिटलर की बात कर लें। हिटलर जो था, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं हिटलर की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। हिटलर जो था, जो जर्मनी का शासक था, उसने जर्मनी के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो जर्मनी में यहूदी थे उनके साथ उनका अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनको कत्लेआम किया, और जर्मनी के अलावा जो भी देश सीमा से लगते थे उन सभी को नहीं छोड़ा। आपको पता है, जर्मनी, हिटलर ने जब दूसरे विश्व युद्ध की प्रारंभ किया था तो उसने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को, और वहीं से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जबकि पोलैंड बहुत पास में है जर्मनी के। तो यही कुछ बातें थी। इसका मतलब यह है कि जो भी राष्ट्रवादी सरकारें होती हैं वो हमेशा एक विचारधारा को लेकर चलती हैं, एक देश। आप देखो, पहले 2016 में एक देश एक कर, आज क्या चल रहा है, एक देश एक चुनाव। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को भी लागू कर दिया है, आपको बता दूं। यानी एक ही देश में, जब देश एक है तो अलग अलग समय पर चुनाव क्यों होते हैं, सबके चुनाव एक साथ किए जाएं। तो इसका मतलब है कि इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था एक देश एक चुनाव, सॉरी, एक देश एक कर, एक कर, यानी वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, ये था। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, और इसको कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, इसे पूरे देश में लागू कर दिया। पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी यहां तक अपनी बात समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, और आज हमारे जीएसटी को लगभग कितने साल हो गए हैं, 2017 से आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग से लगभग 8 साल और 7.5 साल हो चुके हैं जीएसटी को पूरे देश में लागू हुए। अच्छा ये बताइए, जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आप ही इसका जवाब देंगे। वैसे देने को तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पूरे विश्व में एक ऐसा देश बताइए जिसने जीएसटी को पहली बार लागू किया था। तो मैं बता दूं कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। तो लिख देंगे यहां पर, नोट लगा के सभी लिख देंगे कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, इसका नाम है फ्रांस। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि ऐसा पहला कौन सा यूरोपीय देश है जहां पर सबसे पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था? बताइए, ऐसा पहला यूरोपीय देश जहां पर सबसे पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे गणतंत्र दिवस पर, इस साल के गणतंत्र दिवस पर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहां पर आए थे, अब तो खैर उनकी सत्ता खतरे में है। जब वो यहां पर आए थे भारत में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर, तो उस समय जब वो फ्रांस लौटे तो सबसे पहले यूरोपीय देश जो फ्रांस था, जहां पर सबसे पहले एफिल टावर से यूपीआई लॉन्च किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांस एक ऐसा पहला यूरोपीय देश है जहां पर सबसे पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि फ्रांस ऐसा पहला यूरोपीय देश है, ऐसा पहला यूरोपियन कंट्री है, पहला यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है जहां सबसे पहले यूपीआई लॉन्च हुआ था, सबसे पहले यूपीआई लॉन्च हुआ। अच्छा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंटरफेस। यूपीआई लॉन्च हुआ था। चलिए, तो ये था आपका एक तरह से जीएसटी को लेकर। तो आपको समझ में आ गया, 1 जुलाई 2017 को तो पूरे देश में लागू कर दिया गया। एक देश एक कर, इसका एक उद्देश्य था, वन नेशन वन टैक्स।
और आज जो चल रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है। संसद के लोकसभा में पेश हुआ था और जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। और यही लॉन्च करने वाला पहला यूरोपीय देश था जहां पर यूपीआई लॉन्च हुआ था। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद आता है 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो सभी डालेंगे 102। 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000, क्या करें इसको बताइए? 2019 कर दो, 2018 करें, सॉरी 2018। तो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018। चलिए तो देखो अब तक हमारे संविधान में लगभग कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, उनकी बात हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं कि कितने रह गए हैं, सर कितने बाकी हैं। तो 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018, इसे 2017 में पेश किया गया था बच्चों, और इसको 2018 में पारित कर दिया गया। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि 102वां संवैधानिक संशोधन जब विधेयक संसद में पेश किया गया, संसद में पेश किया गया, तो सबसे बड़ी बात है कि इसे 2017 में पेश किया गया था। तो पहले आप लिख सकते हैं कि इसे 2017 में पेश किया गया, इसे 2017 में पेश किया गया। पहली बात। और दूसरी बात करें तो 2017 में पेश करने के बाद यह संवैधानिक संशोधन जब 2018 में पारित किया गया, तो इसमें क्या था, इस संवैधानिक संशोधन में ऐसा क्या था? 2018 में 102वां संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे कहते हैं नेशनल अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आप ओबीसी कहते हैं, ओबीसी या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वे वर्ग है जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता। आपको पता है ओबीसी में दो कैटेगरी होती है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। मैंने फंडामेंटल राइट्स में ये रिजर्वेशन के चैप्टर में पूरा क्लियर कर रखा है, प्लीज वहां से अपना वीडियो देख लेना। मैंने सब बता रखा है कि हु इज क्रीमी लेयर एंड हु इज नॉन क्रीमी लेयर, कि क्रीमी लेयर कौन होता है और क्रीमी लेयर कौन नहीं होता है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वे ओबीसी क्लास के लोग हैं जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है उस ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी में तो है, जो नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है वही ओबीसी कैटेगरी कहलाता है, और वही ओबीसी कैटेगरी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पहली बात। चलिए, और ये क्या काम करता है? देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग है ये क्या काम करता है? ये हमारे देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जांच करता है, उनके अधिकारों की बात करता है और उनके हितों की रक्षा करता है। तो लिख सकते हैं कि यह सामाजिक एवं शैक्षणिक, यह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं उनके हितों की रक्षा करता है, उनके हितों की रक्षा करता है। जैसे कि
अभी बहुत मुद्दा उठा था हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर को लेके। अभी जो पूजा खेड़कर जो एक फर्जी आईएएस ऑफिसर बनी थी, पूजा खेड़कर, तो पूजा खेड़कर एक्चुअली में ये ओबीसी का रिजर्वेशन लेके बनी थी, लेकिन ये क्रीमी लेयर की श्रेणी में आती है। आपको बता दूं, पूजा खेड़कर जो अभी यूपीएससी ने एक फर्जी आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है, उसका केस ये था कि पूजा खेड़कर जो है इनके नाम बहुत सारी संपत्ति दर्ज है। मैं आपको बता दूं, इनके नाम होटल, फ्लैट्स, विला एंड कैफे, कैफेटेरिया, लगभग से लगभग नोएडा में इनकी इतनी संपत्ति है, लेकिन इनको आरक्षण का प्रावधान है। और पूजा खेड़कर ने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था यूपीएससी के परीक्षा के दौरान, और ये प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई बनी, आईएएस बनी, लेकिन बाद में पता लगा कि इनके पास तो इतनी संपत्ति है। और ओबीसी में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर में होता है, और क्रीमी लेयर में वो लोग होते हैं जो सर्वसंपन्न होते हैं, और सर्वसंपन्न होते हुए भी क्रीमी लेयर वाला व्यक्ति यदि रिजर्वेशन प्राप्त करता है तो वह क्या है, असंवैधानिक है, वह गैर कानूनी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूजा खेड़कर जो नाम की एक फर्जी आईएएस ऑफिसर थी, जिन्होंने फर्जी तरीके से रिजर्वेशन प्राप्त किया और यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। एक्चुअली में पूजा खेड़कर के नाम इतनी संपत्ति है, लेकिन संपत्ति होने के बावजूद भी ये नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में आई और इन्होंने रिजर्वेशन का लाभ उठाया और आईएएस की परीक्षा पास की, जबकि ये क्रीमी लेयर में आती थी, क्योंकि क्रीमी लेयर में सर्वसंपन्न लोग आते हैं। तो ऐसे ही कुछ बात थी, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह उन ओबीसी कैटेगरी के लोगों की बात करता है जो नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, उनके अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा करता है। अब आगे बात बताते हैं नेक्स्ट। तो एक जो बिल है, दूसरा बिल है आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019। बच्चों देखो, ये जो अमेंडमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, आज आपको भी पता है कि आज हमारे भारत में ये अमेंडमेंट को एक संवैधानिक वैधता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से मोहर लगा दी है कि यह असंवैधानिक नहीं, यह संवैधानिक है। चलिए, यह संवैधानिक संशोधन अधिनियम हमें नहीं, मतलब इन द सेंस ये सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको यह 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, और यह आर्थिक रूप से उस वर्ग को आरक्षण का लाभ देता है जो हमारे संविधान में भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, यानी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यह हमारे संविधान में कहा गया है। और ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, यानी हमारे संविधान में सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी हमारे संविधान में, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से पहले हमारे संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ था कि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति पिछड़ा है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। समझे? यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे संविधान ने उस चीज की व्यवस्था की ही नहीं है। हाँ, थोड़ी संविधान की मैं कमी ये मानता हूं कि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति शैक्षणिक रूप से हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से हो सकता है। अब जैसे मैं बात करता हूं, आज सामान्य कैटेगरी की बात करें तो सामान्य कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जाति उच्च तो है, जो समाज में केवल सम्मान इसलिए पाते हैं क्योंकि उनकी जाति ऊंची है, लेकिन उनके घर में एक वक्त का खाना कैसे बनता है या उनका राशन कैसे चलता है ये वही जानते हैं। अब देखो, सीधी बात है यार, मैं ये कहता हूं कि कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, अब जनरल कैटेगरी में आता है, इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति, ऊंची जात का व्यक्ति है। भाई मैं ऊंचा नीचा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो एक अपर कास्ट से आता है। अब अपर कास्ट में होने के कारण उसको समाज में सम्मान तो बहुत मिल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह अपने जीवन यापन का ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसका घर का राशन कैसे कैसे चलता है ये उसी को पता है। अब एक बात सोचिए कि जनरल कैटेगरी में एक तो ऊंची कास्ट, ऊपर से उसको सम्मान तो बहुत है समाज में, लेकिन उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। अब समाज जो है वो खाने को तो दे नहीं देगा उसे कि भैया चलो हम दे देते हैं तुम्हें कुछ पैसे, आप खा लो, या तुम्हारी इस बच्चों की स्कूल की फीस भर देते हैं, चलो ठीक है भाई।
है। तो ऐसा तो नहीं भाई, समाज केवल सम्मान दे सकता है, समाज तुम्हें खाने को नहीं दे सकता। और सम्मान से कभी पेट नहीं बढ़ता, याद रखना, पेट केवल खाने से बढ़ता है। इस बात को लिख लें आप कि सम्मान जो है वो सम्मान से केवल आदमी की गरिमा बढ़ जाती है, पेट नहीं बढ़ता। जब ये किसी भी कहते हैं ना कि किसी भूखे को ज्ञान मत दो, किसी भूखे को सम्मान नहीं, किसी भूखे को रोटी दो। ये बहुत कहावत है, बहुत फेमस कहानी है कि यदि कोई आपके सामने भूखा बैठा है, और भूखा इसलिए बैठा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं, उसको रोटी दीजिए, उसको कुछ पैसे दीजिए ताकि वो खाना खा सके। यदि किसी को प्यास लग रही है तो उसको सम्मान नहीं, उसको पानी दीजिए, बस। तो यही स्थिति थी आज भी हमारे समाज में, कुछ सामान्य वर्ग की यही स्थिति है कि अपर कास्ट होने के कारण तो समाज में सम्मान तो बहुत है, उनको पूजा तो बहुत जाता है, उनको हर जगह बुलाया जाता है, हर जगह इनविटेशन दी जाती है, लेकिन उनका घर का राशन कैसे चल रहा है ये किसी को नहीं पता। इसलिए सम्मान से नहीं बच्चों, खाने से पेट भरता है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी से चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना कर लो, अंत में पैसा ही काम आता है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो मोहब्बत की उम्र को बढ़ाता और घटाता है। तो एक बहुत अच्छे शेर हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मोहब्बत से नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। एक शेर हुए, ये एक मूवी का डायलॉग है कि जब गरीबी घर से अंदर आती है, जब गरीबी घर के दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से कूद जाता है। अब समझ गए ना, यानी प्यार और मोहब्बत और सम्मान को करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि पैसा वो चीज है जो आपकी भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खाना, आपका रहन सहन, आपके कपड़े, दैट्स ऑल। तो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019, चलिए इसको सबसे पहले 2019 में लगभग 12 जनवरी के आसपास पेश किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि पहले तो इसे लिखेंगे कि इसे 12 जनवरी 2019 में पेश किया गया। 12 जनवरी 2019 में पेश किया गया, पहली बात। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक या अधिनियम है ना, और 2019 में पास हो चुका था ये। तो 12 जनवरी यानी जुलाई के आसपास पास हो गया था, ठीक है। तो आप जुलाई लिख लेना, 18 जुलाई, कि 18 जुलाई 2019 को इसे पारित किया गया। और जब ये पारित हो गया और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी तो ये कानून बन गया, इसे पारित किया गया। चलिए, लेकिन बताया जाता है कि 2019 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ये क्या प्रावधान करता है हमारे संविधान में, और आज ये संविधान में जुड़ चुका है बच्चों। मैं आर्टिकल बताना चाहूंगा, तो आर्टिकल आपका है 16(6) आर्टिकल है। कौन सा है? 16(6) आर्टिकल और 15(6) आर्टिकल। तो लिख सकते हैं आप कि आज हमारे संविधान की बात करें तो ये आर्टिकल में आता है, एक तो 15(6) में आएगा और एक 16(6) में आएगा। चलिए, और ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। किसमें? संविधान के भाग 3 में, और आरक्षण के प्रावधान में दिया गया है, जिसको मैं पढ़ा भी चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, लिखेंगे यह अधिनियम क्या करता है? यह अधिनियम सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, यानी जब ये बताया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो व्यक्ति हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब जनरल कैटेगरी में पूरा मैंने आपको परसेप्शन बताया इस चीज का, आप समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी में उनको सम्मान तो मिला, लेकिन
उनको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं यानी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने का कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए यह अधिनियम सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों यानी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लोगों के लिए सरकारी नौकरियों एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे कि आप कभी याद रखना, देखो इसमें दो प्रकार से है, एक तो बनता है सेंटर का ईडब्ल्यूएस और एक बनता है स्टेट का ईडब्ल्यूएस। ठीक है, सेंटर के ईडब्ल्यूएस में बताता हूं कि सेंटर का ईडब्ल्यूएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी सरकारी नौकरी के जो पद होते हैं, ठीक है, और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, ओके, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कि डीयू की बात करें, तो ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में आप 10% रिजर्वेशन सीट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जितने भी सरकारी पद हैं, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो और चाहे वो किसी आर्मी नहीं, याद रखना ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन और किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन आपको काम नहीं करता। कहां काम नहीं करता? आर्मी में कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, याद रखना इस बात को। आर्मी में किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करता, ठीक है, तो सरकारी नौकरियों में काम करता है। चलिए, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, चाहे आपको किसी आईआईटी में एडमिशन लेना हो और चाहे आईएएस की परीक्षा पास करनी हो, उसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से एक कट ऑफ निकलती है, जो उसमें आते हैं वो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और नरेंद्र मोदी जी के इस काम को मैं नमन करता हूं वास्तव में, क्योंकि कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो सकता है। अब आपको पता है यार कि सामान्य वर्ग का लोग है, ये जनरल कैटेगरी का है, अपर कास्ट का है ये। और जब अपर कास्ट का व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी का है, तो सोशली और एजुकेशनली तरीके से पिछड़ा हो ही नहीं सकता ये। आप सोचिए, आपके जब हमारे पड़ोस में या हमारे घर के आसपास अपर कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनको वैसे ही इतना सम्मान मिल जाता है बिकॉज वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो अपर कास्ट के लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो सीधी सी बात है कि वो सोशली और एजुकेशनली तरीके से पिछड़े हुए नहीं है। उनको सोशल स्टेटस इतना बड़ा है उनका कि वो कहीं पर चले भी जाएं तो बोला जाता है कि पवित्र हो गए। आज भी जैसे ब्राह्मण वर्ग की बात करूं मैं, तब भी ब्राह्मण वर्ग ऊपर था, आज भी ब्राह्मण वर्ग ऊपर है। यानी कुल मिला के जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसका सोशली स्टेटस तो वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब है। जब फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब है तो इसके लिए उसे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया, केंद्र सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया। मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि इस पर भी किसी ने सोचा। और हालांकि यह अधिनियम बनते बनते आपको बता दूं 10 साल की मेहनत है ये। हर सरकार ने इसको ट्राई किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे हमेशा असंवैधानिक करार दिया करता था। तो चलिए, और उस समय और इसको मैं बता दूं, इस संसद के द्वारा इस पारित अधिनियम को जब वैधता मिली गई तो वैधता मिली थी इसको 2020 में। कब मिली थी? 2020 में। और 2020 में एक जजमेंट आया था, जनहित याचिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये 2020 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या माना? वैध माना। क्या माना? वैध माना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। देखें,
104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में बताऊं मैं आपको, यह 12 दिसंबर 2019 को संसद में पेश किया गया था। तो आप लिख सकते हैं पहली बात तो कि इसे 12 दिसंबर 2019 को संसद में पेश किया गया, संसद में पेश किया गया था, संसद में पेश किया गया और इसे 2020 में पूर्ण रूप से लागू कर यानी 2020 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा प्रावधान क्या है, देखें इसका प्रावधान यह कहता है बच्चों 104 में कि इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संसद में, आप सभी को पता है कि आज भी संसद और राज्य विधानसभाओं यानी 28 राज्यों की जो विधानसभाएं काम कर रही हैं आज हमारे भारत में, और एक संसद काम कर रही है। तो संसद यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आज जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जो लोग आते हैं उनको संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का प्रावधान है। आपको पता है संसद में यानी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जिसे आप एससी एसटी कहते हैं, उनको सरकारी नौकरियों और सरकारी नौकरी के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उसके साथ साथ संसद और राज्य की विधानसभाओं में चुनाव लड़ने को लेकर और सीट पाने को लेकर यानी प्रतिनिधि बनने को भी आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है। तो इसलिए ये नेहरू के समय से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लिखेंगे यह कानून अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को संसद एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की सीमा को 10 वर्ष बढ़ाया गया, 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, आगे 10 वर्ष बढ़ाया गया यानी 2030 तक बढ़ाया गया। चलिए, तो यहां से आपको क्लियर समझ में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट। आप सभी को पता है कि ये हमारे यानी 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2021 101वां यानी 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसे 2020 में पेश किया गया। इसे 2020 में पेश किया गया था और सबसे बड़ी बात है कि 2021 में इसे लागू किया गया। था और एक बात और है, एक बात यह भी है कि यह जो अधिनियम है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 है, यह एक बात करता है, यह कहता है कि अब से और अभी से यानी संसद और राज्य विधानसभाओं और सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों की पहचान कर सकते हैं। पहले आपको बता दूं कि एससी और एसटी के वर्ग की पहचान केवल राष्ट्रपति ही कर सकता था, लेकिन अब राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का राज्यपाल भी कर सकता है। तो लिख सकते हैं कि अब से
सभी राज्यों की विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाएं एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार, केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने क्षेत्र, अपने क्षेत्र के एससी और एसटी वर्ग की पहचान कर सकती है, वर्ग की पहचान कर सकती है। वर्ग की पहचान कर सकती है, यानी अब राज्य का मुख्यमंत्री यह तय कर सकता है कि कौन मेरे राज्य में एससी है और कौन मेरे राज्य में एसटी है। इससे पहले यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को हुआ करता था, लेकिन अब से नहीं है। चलिए, तो फिर अब ये चैप्टर तो नहीं, अमेंडमेंट जो है अब आपके सारे खत्म हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में अब तक 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। कितने? 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। ये अब तक की बात है, यानी अब तक हमारे संविधान में शुरू हुआ था पहले से, और देखिए 2021 तक की यात्रा थी 1951 से लेके, तो 1951 से लेके 2021 तक की यात्रा रही है पूरी हमारी। यहां लिख देते हैं एक बार, अरे सॉरी। देखें, तो आप सभी को पता है कि हमारे पहले संवैधानिक संशोधन, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। आज बात करें तो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, ये हुआ था 2021 में। यानी 2021 से लेके और 1951 से लेके 2021 तक देखें तो 105 संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लगा यहां तक का पढ़ के। लेकिन याद रखना, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इस पर ध्यान देना। ठीक है, और कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल, अभी तो नहीं, कल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगले पार्ट की तरफ मिलेंगे, अभी नहीं, ये अभी तक का लेक्चर यहीं तक रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।